आप सुन रहे हैं धारावाहिक राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित और श्री भगवान दास मोरवाल द्वारा लिखित उपन्यास शकुंतला। आज सुनिए भाग 4। हम सोच रहे हैं रूपेश कि क्यों ना तुम दोनों एक बार किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेते, भगवती ने बिना किसी भूमिका के कहा। माँ, और कितना दिखाएं? बड़े से बड़े अस्पताल में दिखा लिया, सारे पीर पैगंबरों से लेकर साधु महात्माओं के यहाँ धक्के खा लिए। अब हमें नहीं जाना कहीं। हम यही सोचकर तसल्ली कर लेंगे कि हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं। रूपेश झल्ला गया। वो बात तो तेरी ठीक है बेटा, पर क्या पता। माँ, कोई फ़ायदा नहीं है धक्के खाने से। अगर आप यही चाहती हैं तो हम अपनी बुलबुल को गोद ले लेंगे। बुलबुल का नाम सुनते ही भगवती एक पल के लिए असहज हो उठी। उसे दुर्गा की कही बात याद आ गई कि किसी रिश्तेदार के बच्चे के बारे में तो कभी सोचना भी मत। लालन पालन में कुछ 19-20 हो गई तो दुनिया भर के उल्हाने मिलने शुरू हो जाएंगे। रिश्तेदारी खराब होगी वो अलग। मैं तो इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। रूपेश, एक बात कहूँ बेटा? भगवती कहते कहते रुक गई। हाँ कह माँ। पता नहीं क्यों मेरा मन बुलबुल को गोद लेने की गवाही नहीं दे रहा है। क्यों माँ? रूपेश ने हैरानी के साथ पूछा। देख, बुलबुल ठहरी तेरे बड़े भाई की बेटी, 24 घंटे अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहेगी। तूने या जयंती ने उसे थोड़ा सा भी डांट दिया तो उनसे देखा नहीं जाएगा, खासकर जयंती से, क्योंकि वो उसकी माँ जो ठहरी। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के चक्कर में इन दोनों देवरानी जिठानी में ही फाँक पड़ जाए। माँ का तर्क सुन रूपेश कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ा डर तो ये है कि आगे जाकर कहीं ये पली पलाई बच्ची ना मांग बैठे। एक बात और है कि तेरे भाई भाभी इन बच्चियों को जिन हालातों में पाल रहे हैं, कल को सिया और गार्गी बुलबुल की अच्छी परवरिश देखेंगी तो दुखी होंगी। रूपेश, तेरी माँ की इन बातों से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ, पत्नी भगवती से सहमत होते हुए दशरथ ने कहा। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। 3 बेटियां क्या कम हैं? वैसे भी हैं तो ये सब हमारी ही। रूपेश ने हंसते हुए बेपरवाही के साथ जैसे विषय पर विराम लगा दिया। बेटा, मना मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम एक बच्चा गोद ले लो, कम से कम ज़िंदगी तो उसके सहारे कट जाएगी। तेरी माँ सही कह रही है, किसी अस्पताल से ऐसे लड़के को गोद ले लो जो कुछ ही देर पहले जन्मा हो। इसी बहाने इन चारों को उनका भाई भी मिल जाएगा। सुन, ये काम बिल्कुल मत करना। माँ, तू भी अजीब बात कर रही है। कभी कह रही है भाई की लड़कियों को गोद मत लेना, कभी कह रही है ये काम बिल्कुल मत करना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूपेश का जैसे अब धैर्य जवाब देने लग गया। देख, अगर बच्चा ही गोद लेना है तो एक सलाह दूं? इतना कहकर भगवती ने बारी बारी से अपने पति और बेटे की तरफ देखा। कौन सी सलाह? रूपेश ने चकित होते हुए पूछा। यही कि अगर गोद लेना है तो किसी अनाथाश्रम से कोई बच्ची ही गोद लेना। भगवती की इस सलाह पर दोनों बाप बेटे यानी दशरथ और रूपेश का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनकर तुम दोनों बाप बेटों को हैरानी हो रही होगी ना कि वंश चलाने वाले बेटे की जगह 3 लड़कियों के होते हुए मैं इस घर में एक और लड़की लाने की सलाह दे रही हूँ। सचमुच दशरथ और रूपेश को समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। देखो, लड़का गोद लेने पर इस घर को भले ही वंश चलाने वाला मिल जाएगा, पर इस घर की इन लड़कियों को भाई कभी नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जिस दिन उसे इस बात का पता चलेगा कि सिया, गार्गी और बुलबुल उसकी सगी बहनें नहीं हैं, उसी दिन उसकी निगाह फिर जाएगी। सगे भाई भाभी तो आजकल घर की बहन बेटियों को पूछते नहीं हैं, एक गोद लिया ज़रूर पूछेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इन चिड़ैयाओं के लिए इस घर की देहरी भी पराई हो जाए। कहते कहते भगवती की आवाज़ कांपने लगी। रूपेश, तेरी माँ सही कह रही है। जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। आराम से जयंती से सलाह मशवरा कर ले कि इस बारे में वो क्या सोचती है, उससे भी पूछना ठीक रहेगा। दशरथ पत्नी भगवती के तर्क से लगभग सहमत होते हुए बोला। कुछ देर के लिए कमरे का दूधिया उजाला जैसे सांझ के झुटपुटे में तब्दील हो गया। देखते देखते रूपेश को इस झुटपुटे में अपने ही माता पिता के चेहरे धुंधले दिखाई देने लगे। रूपेश ने पहले एक गहरी सांस ली और फिर ये कहकर अपने कमरे में चला गया, ठीक है माँ, इस बारे में हमें कुछ सोचने दो। 2 दिन हो गए, रूपेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
मगर तीसरे दिन रूपेश शाम को खाना खाने के बाद पत्नी जयंती ही नहीं, अपने बड़े भाई बलवंत और भाभी रेवती को साथ लेकर अपने माँ पिता के पास पहुँच गया। आने से पहले बलवंत और रेवती ने रूपेश से जानने का बहुत प्रयास किया कि वो माँ बाबूजी के पास उन्हें किस लिए ले जा रहा है, मगर रूपेश ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर चुप हो गया। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों को साथ आया देख दशरथ व भगवती को समझते देर नहीं लगी कि उनका आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। आते ही बिना किसी भूमिका के रूपेश ने कहना शुरू किया, माँ, मैंने जयंती से उस बारे में बात की है। इतना कह रूपेश एक पल के लिए चुप हो गया। रूपेश ने जिस रहस्यमय तरीके से खामोशी ओढ़ी, बड़े भाई बलवंत और उसकी पत्नी रेवती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार तो उन दोनों ने सोचा कि कहीं रूपेश जायदाद इत्यादि के बंटवारे के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। इतना बड़ा फैसला माँ बाबूजी ने रूपेश के साथ मिलकर कर लिया और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी। बलवंत का चेहरा एकाएक खिंचता चला गया, बावजूद उसने कुछ कहा नहीं सिवाय इसके, कौन सी बात रूपेश? तुझे तो पता ही है कि सारे डॉक्टर वैद्यों से लेकर सारे पीर फकीरों और साधु सन्यासियों के पास धक्के खा लिए, पर सब तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। लगता है अब सारी आस खत्म हो गई है। वैसे भी ये दोनों कब तक अकेले बसर करते रहेंगे, इसलिए इनका मन घर में एक बच्चा लाने को कर रहा है। हम कुछ समझे नहीं मम्मी जी, रेवती ने दबी जबान से अपनी सास से पूछा। मेरा मतलब गोद लेने से है। गोद गोद ले रहे हैं दोनों? इतना कह रेवती ने धीरे से अपने पति बलवंत की तरफ देखा। हाँ माँ, आखिर बुढ़ापे में भी तो कोई सहारा चाहिए, बलवंत ने सामने बैठे अपने माँ बाप को टोहते हुए कहा। और क्या, सहारा देने के साथ साथ इस घर में कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। रेवती ने एक फीकी हंसी हंसते हुए अपने पति की बात को आगे बढ़ाया। देख बहू, मैंने तो इसे साफ कह दिया है कि अगर बच्चा ही गोद लेना है तो लड़का तो हरगिज़ मत लेना। ये क्या मतलब हुआ मम्मी जी? बच्चा भी गोद लो और लड़का भी मत लो, तो ऐसे गोद लेने से क्या फ़ायदा? रेवती ने अचकचाते हुए पूछा। तो क्या तुमने भी यही सोचा है जैसा माँ कह रही है कि लड़का गोद नहीं लेना है? बलवंत ने विस्मय के साथ पूछा। हाँ भैया, रूपेश ने धीरे से उत्तर दिया। अजीब बेवकूफ़ है, क्या इस घर में पहले से लड़कियों की कमी है जो तो फिर से एक और लड़की लाने की बात कर रहा है? बलवंत, लड़कियां क्या होती हैं इसके बारे में उनसे पूछ जिन घरों में लड़कियां नहीं होती हैं। दूर क्यों जाओ, अपने घर के सामने दुर्गा के घर जाकर पूछ कि लड़के उसे क्या दे रहे हैं। रूपेश के बजाय जवाब बलवंत की माँ भगवती ने दिया। माँ, ये तू क्या कह रही है? बलवंत, तेरी माँ जो कह रही है बहुत सोच समझ कर कह रही है। इस बात पर 2 दिन पहले बहुत बात हो चुकी है। दशरथ ने पहली बार हस्तक्षेप किया। बाबूजी, हमारे तो आपकी बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं, रेवती बोली। अगर ऐसा है तो फिर अपनी बुलबुल को गोद ले लो। नहीं भैया। इसके बाद रूपेश ने अपने भाई भाभी को उनकी किसी बेटी को गोद न लेने का वही तर्क दोहरा दिया जो कुछ दिन पहले उनकी माँ ने दिया था। भगवती की बात सुन बलवंत और रेवती के सामने कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद दोनों ने जैसे राहत की सांस ली। इसीलिए भाभी, हम आप दोनों को साथ लेकर आए हैं। माँ की बात पर मैंने और जयंती ने खूब सोचा और बहुत सोचने के बाद हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि माँ बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। रूपेश, ये फैसला तो तुम दोनों मियाँ बीबी को करना है। रेवती ने बात रूपेश और जयंती पर डाल दी। दीदी, मम्मी जी की बात से मैं भी सहमत हूँ। जहाँ 3 बेटियाँ हैं वहाँ एक और सही, कम से कम इस घर का आंगन चिड़ियों के झुंड से खिलकता तो रहेगा। जयंती ने चहकते हुए अपने पति रूपेश की बात आगे बढ़ाई। वो बात तो तेरी ठीक है जयंती, मगर जब आसपास और नाते रिश्तेदारों को इस बात का पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? मैंने तो यही सोचकर कहा था। रेवती भविष्य की अकल्पनीय सुरंग में उतरते हुए बोली। देख बहू, दुनिया जहान को मार गोली, तुम दोनों को कोई ऐतराज़ हो तो बता, भगवती ने रेवती को टोकते हुए पूछा। अगर ये दोनों मियाँ बीबी इसके लिए तैयार हैं तो हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है मम्मी जी? रेवती के बजाय बलवंत ने उत्तर दिया। बलवंत बेटा, मैं तो लड़की इसलिए भी गोद लेने की बात कह रही हूँ कि अगर बड़ा होकर वो नालायक निकल आया तो इनके साथ साथ पूरे घर की ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तुम देख तो रहे हो दुर्गा के घर का हाल, भगवती ने तर्क दिया। माँ, वैसे मेरी तो अब भी यही राय है कि हम गोद ही ना लें। हैं तो सही इस घर में 3-3 बेटियाँ, पर जयंती नहीं मान रही है।
रूपेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। भाई साहब, जयंती का सोचना एकदम सही है। हर औरत चाहती है वो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर सोए, अपनी हथेलियों पर रखकर उसे झुलाए। मैं भी एक औरत हूँ, जयंती के दर्द को समझ सकती हूँ। रेवती ने जयंती की आंखों में देखकर अपनी नज़र नीची कर ली। अपनी भाभी के इस तर्क पर रूपेश कुछ नहीं बोला। उसकी इस चुप्पी का सभी ने यही अर्थ निकाला कि वो सहमत है। लगभग सबकी सहमति बनने के बाद दशरथ बोला, वैसे आज के अखबार में ऐसे किसी सेंटर का नाम छपा है, मैं भी बताता हूँ। इससे पहले कि दशरथ अखबार लेने के लिए खड़ा होता, रूपेश बोला, बाबूजी मैंने देख लिया है। आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जिसमें सबसे ऊपर निस्संतानता अभिशाप नहीं लिखा हुआ है? हाँ हाँ, वही है। वैसे इस विज्ञापन में जिन जांचों की बात कही गई है वे सब हम पहले ही करा चुके हैं। रूपेश द्वारा इस बात का खुलासा करने पर दशरथ का जोश ठंडा पड़ता चला गया। ठीक है, मैं किसी जानकार से इस बारे में बात करता हूँ, पता करता हूँ कि गोद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अंततः रूपेश ने सबके सामने अपनी सहमति देते हुए कहा। इसके बाद सब उठकर चले गए। दशरथ और भगवती भी सोने की तैयारी करने लगे। बड़ी भागदौड़ के बाद रूपेश को सफलता हाथ लगी। गोद लेने की लंबी, उबाऊ व जटिल प्रक्रिया को सुन रूपेश के हाथ पांव भूल गए। एक बार तो उसके मन में आया कि वो घर जाकर मना कर देगा कि उसे नहीं लेना किसी को गोद। रही बात जयंती की, सो उसे वो अपने आप समझा देगा। बहुत सोच विचार किया उसने, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई घर जाकर अपने इस फैसले से अवगत कराने की। हाँ, उसने उस डॉक्टर को अपनी इस दुविधा से ज़रूर परिचित करा दिया। सुनकर डॉक्टर पहले तो ज़ोर से हंसा और फिर रूपेश को समझाते हुए बोला, रूपेश, बस थोड़ी सी परेशानी से डरकर बच्चा गोद लेने से मना कर रहे हो। रूपेश से तुरंत डॉक्टर को कोई जवाब देते नहीं बना। देखो रूपेश, ये तो एक प्रक्रिया है जो सबको पूरी करनी होती है। कारा, मेरा मतलब है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या किसी एडॉप्शन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी से गोद लेने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप किसी गैर कानूनी एजेंसी या किसी सड़क छाप समाज सेवक के माध्यम से बच्चा गोद लेते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बाद में बच्चे का जन्मदाता कोई फ्रॉड आदमी या कोई दलाल या कहिए बिचौलिया आपको परेशान कर सकता है। इसी डर की वजह से तो डॉक्टर साहब हम किसी रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई का बच्चा गोद लेने की नहीं सोच रहे हैं। एक बात और बता दूं कि ऐसे गैर कानूनी ढंग से गोद लिए बच्चे के दत्तक माता पिता की मौत अथवा आपसी तलाक हो जाने पर बच्चे को माँ बाप की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। सरकार ने अगर ये कुछ कायदे कानून बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। ये ठीक है कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल और भाग दौड़ वाली है, लेकिन कारा या किसी एडॉप्शन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के माध्यम से बच्चा लेने पर आप निश्चिंत हो जाओगे। बाकी आपकी इच्छा। डॉक्टर ने निराश होते हुए लंबी सांस ली। बस इसी झमेले के चलते मेरी हिम्मत नहीं हो रही है डॉक्टर साहब। यार, मैं हूँ तो सही, वैसे भी मैं आपसे इसकी कोई फ़ीस थोड़े ही ले रहा हूँ। मुझे तो आपकी इसलिए मदद करने में खुशी हो रही है कि आप एक नेक काम करने जा रहे हो। मैं तो आपकी उस माँ को दिल से प्रणाम करता हूँ जिसने इतना बड़ा फ़ैसला लेने के लिए आपको तैयार कर दिया। सच कहूँ, ऐसे फ़ैसले के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हम जैसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव कहे जाने वालों की ऐसे फ़ैसले लेने की हिम्मत नहीं होती है, जैसी हिम्मत पुराने ख्यालों वाली आपकी माँ ने दिखाई है। डॉक्टर की बात सुन रूपेश कुछ नहीं बोला। देखो रूपेश, आप दोनों पति पत्नी इसके लिए तैयार हैं। 2 साल से ज़्यादा आप दोनों की शादी को हो गए हैं। आपके और बच्चे के बीच का फासला भी 25 साल से ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, जब सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर परेशानी किस बात की है? रूपेश को दुविधा से बाहर आता देख डॉक्टर आगे बोला, आप दोनों पति पत्नी की एक ताज़ा फ़ोटो, पैन कार्ड, आपके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली या टेलीफोन का बिल, इनकम टैक्स व आप दोनों की शादी का कोई प्रमाण, ये दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए। रही बात सर्टिफिकेट की, जो दंपति बच्चे को गोद देने जा रहा है उन्हें ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना मेरा काम है कि उन्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद डॉक्टर बोला, रूपेश, मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने हाल ही में बच्चा गोद लिया है। ऐसा करता हूँ, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, वे आपको सारी बात बता देंगे। ये ठीक रहेगा डॉक्टर साहब, रूपेश ने सहमति जताते हुए कहा। 1 मिनट, मैं अभी उनसे आपकी बात करा ही देता हूँ।
इतना कह डॉक्टर ने अपने मोबाइल से नंबर मिलाया और ये कहकर मोबाइल को रूपेश की तरफ बढ़ा दिया। अग्रवाल साहब, मेरे एक परिचित हैं रूपेश, इन्हें बच्चा गोद लेना है। लीजिए, आप इनसे बात करिए और ज़रा इन्हें अडॉप्शन के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे दीजिए। वैसे तो मैंने इन्हें बता दिया है, फिर भी आप कुछ बता देंगे तो इन्हें कुछ तसल्ली हो जाएगी। ये लो, कर लो इनसे बात। रूपेश ने बात करने के बाद मोबाइल वापस डॉक्टर को दे दिया। और हाँ, आपको अपने पक्ष में 2 लोगों के बयान भी लाने होंगे। मोबाइल लेते हुए डॉक्टर को जैसे कुछ याद आ गया। ये सब तो हो जाएगा। तो फिर ठीक है, किसी दिन ये सारे कागजात ले आना। मैं आपके साथ उस अडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी में आपका नाम दर्ज कराने चल दूंगा, जिसके माध्यम से अग्रवाल जी ने बच्चा गोद लिया था। वैसे गोद लेने से पहले आप दोनों की काउंसलिंग भी होनी है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, और जैसे आपकी इच्छा के अनुसार बच्चा मिल जाएगा, एजेंसी आपको सूचित कर देगी। ठीक है? रूपेश ने स्वीकृति में सिर हिलाया और घर चला आया। घर आते आते रूपेश ने मानसिक रूप से अपने आप को और तैयार कर लिया। खाना खाने के बाद रात को रूपेश ने डॉक्टर से हुई सारी बातचीत अपने भाई भाभी की उपस्थिति में माँ बाबूजी को अवगत करा दिया। बेटे की बात सुन भगवती अपने आराध्य का धन्यवाद देते हुए पुलकित भाव से बोली, अब इस घर में 3 नहीं 4 गौरैया हो जाएंगी। मरीज जब वो इन तीनों के पीछे पीछे फुदकती हुई भागी फिरेगी तो कैसी लगेगी? भगवती सुखद कल्पनाओं के समंदर में डुबकी लगाने लगी। रूपेश को इससे अच्छा अवसर नहीं लगा। उसने अपने पिता की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, पता है डॉक्टर साहब माँ के बारे में क्या बोल रहे थे? अनायास अपना जिक्र छिड़ने पर भगवती चौंकते हुए बोली, क्या कह रहा था? रहने दे माँ, बेमतलब बेचारे उस डॉक्टर को कोसना शुरू कर देगी। रूपेश ने शरारत से अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तू बता तो सही, वो मरा डॉक्टर मेरे बारे में क्या बक रहा था? भगवती की उत्कंठा हिलोरे मारने लगी। जाने दे माँ, सुनेगी तो दुखी होगी। रूपेश ने जानबूझकर माँ को कोंचा। मरे जब बताने ही नहीं था तो ये बात क्यों छेड़ी? मैंने तो बताने के लिए कहा नहीं। बाबूजी, बता दूं? इस बार रूपेश अपने पिता की तरफ पलटा। भगवती को परेशान होता देख दशरथ रूपेश की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। दशरथ समझ गया कि रूपेश अपनी माँ को जानबूझकर तंग कर रहा है। रूपेश को जब लगा कि अपनी माँ के धैर्य की परीक्षा ज़्यादा लेना ठीक नहीं है, तब वो शब्दों को चुभलाते हुए कहने लगा, बाबूजी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो आपकी उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने इतना बड़ा फैसला लेने के लिए आपको तैयार किया है। ऐसे फैसले के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हम जैसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की ऐसे फैसला लेने की हिम्मत नहीं होती है, जैसी हिम्मत आपकी पुराने ख्यालों वाली माँ ने दिखाई है। जा मरे, मैं तो घबराई गई थी कि पता नहीं नासपीटे उस डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या बोला होगा। फिर कुछ क्षण रुक कर सोचते हुए बोली, पता है ये हिम्मत मुझे किसने बंधाई? इस बार चौंकने की बारी वहाँ मौजूद परिवार के दूसरे लोगों की थी। सब मन ही मन तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। मुझे ये हिम्मत दुर्गा ने बंधाई थी। उसी ने मुझे तैयार किया था कि लड़के के बजाय लड़की गोद लेना। भगवती ने रहस्योद्घाटन करते हुए बताया। क्या? उस दुर्गा आंटी ने जो एक समय हमारे यहाँ लड़की होने पर नागभौं सिकोड़ती थी? बलवंत ने हैरान होते हुए पूछा। समय अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है बेटा। अपने जिन बेटों पोतों को वह हीरा रतन और ना जाने क्या क्या कहते थे, उन्हीं में आपस में ऐसा खिंचाव आ गया है कि उग्रसेन और दुर्गा का जीना हराम हो रहा है। और ये सब हो रहा है घर जायदाद के बंटवारे को लेकर। दशरथ ने जिस तरह व्यथित मन से ये सब बताया, वहाँ उपस्थित सबके लिए ये एक नई जानकारी थी। घर छोड़ने के बाद भी वे अंकल आंटी को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। रूपेश ने अपने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा। बेटे की बात सुनकर दशरथ ने पहले एक ठंडी सांस ली और फिर उसे बाहर छोड़ते हुए बोला, बहुत बुरा समय आ गया है। ऐसी भी क्या जायदाद हुई जिसने बेटों को तो माँ बाप से दूर किया ही, भाइयों में भी फांक पड़ गई। अब समझ में आया माँ कि दुर्गा आंटी ने लड़के के बजाय लड़की गोद लेने के लिए क्यों कहा होगा। रूपेश ने माँ की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, एक बात और बताऊं? मैंने जब एक दिन उससे बच्चा गोद लेने के बारे में कहा तो पता है क्या बोली? बोली कि भगवती, किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो पड़ना मत। लड़कों का सुख मैं कितना भोग रही हूँ मैं ही जानती हूँ। अपनी पोतियों को देख रही है ना, जहाँ 3 हैं वहाँ चौथी भी सही। मेरा बस चले ना भगवती, तो मैं अपने घर आज ही लड़की ले आऊँ।
बलवंत रूपेश ही नहीं, उनकी पत्नियां रेवती और जयंती भी विस्मय से एकटक भगवती का मुख ताकने लगीं। एक पल के लिए सबको लगा जैसे उनकी माँ भगवती के चेहरे पर दुर्गा का चेहरा चस्पा हो गया है। मैंने एक बार हल्के से कहा भी कि दुर्गा, वंश तो बेटे से ही चलना है। तब ईश्वरो तुनकते हुए बोली कि इस वंश बढ़ाने की भूख और चाह ने ही हमारी बेटियों की दुर्गत की हुई है। थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने किसी लड़के को गोद ले लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो तेरी इन पोतियों को बहन का दर्जा दे ही देगा? कहीं ऐसा ना हो वो सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठे और तेरी ये पोतियां यहाँ के रूखों के लिए भी तरस जाएं। भगवती ने जिस अंदाज में ये सब कहा उसे सुन सन्नाटा छा गया। पल भर में भविष्य की एक भयानक तस्वीर सबकी आंखों के सामने तैरती चली गई। एक ऐसी झुलसती रेतीली निर्जन तस्वीर जिसमें सिया, गार्गी और बुलबुल भटक रही हैं। कल्पना भर से रेवती की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। और ये सलाह भी उसी ने दी थी कि अगर बच्चा गोद लेने की नौबत आ भी जाए तो किसी अनाथाश्रम से ले लेना। कम से कम किसी अनाथ को उसके माँ बाप तो मिल जाएंगे, उसको एक नई जिंदगी तो मिल जाएगी। मम्मी जी, ये बात तो दुर्गा आंटी ने 16 आने सही कही है। रेवती ने हुमकते हुए अपनी सास और परोक्ष रूप से दुर्गा से सहमति जताते हुए कहा। उसी रेवती ने जिसके 3 बेटियां हैं। जयंती ने कनखियों से अपनी जेठानी रेवती की तरफ देखा। अपनी जेठानी के प्रति उसका मन अगाध श्रद्धा से भर गया। इधर रेवती की आंखों की चमक देखते ही बन रही है। रेवती ने जयंती के मन में उमड़ते आशंकाओं के बादलों को पूरी तरह छांट दिया। इधर दशरथ ही नहीं बल्कि पूरा परिवार दुर्गा की अनुपस्थिति में जैसे उसके सामने नतमस्तक हो गया। इसके लिए हमें 2 लोगों के बयान भी चाहिए। डॉक्टर से हुई सारी बात बताने के बाद रूपेश ने अंत में कहा। 2 लोगों के बयान? दशरथ कुछ सोचते हुए बोला। बाबूजी, एक तो दुर्गा आंटी हो जाएंगी, दूसरा और देख लीजिए। रूपेश की पत्नी जयंती ने हुलसते हुए कहा। बहू, ये बात तो तूने सही कही है। फिर कुछ पल सोचने के बाद दशरथ खुद ही बोला, तो फिर दूसरा उग्रसेन को ले लेते हैं। एक तरह से एक मुख्य समस्या का निदान जैसे चुटकी बजाते हो गया। ठीक है बाबूजी, जैसे ही सारे कागज़ पूरे हो जाएंगे मैं एजेंसी में नाम दर्ज कराऊंगा। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। इधर जिस दिन से सिया और बुलबुल को पता चला है कि उनके घर एक और नए मेहमान का आगमन होने वाला है, उसी दिन से उनके पांव जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। एक अकल्पनीय उल्लास और रोमांच ने उनके शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। बल्कि सिया ने तो इसकी सूचना अपने मोबाइल से गार्गी को भी दे दी। इस बीच ना जाने कितनी बार सिया और बुलबुल अपनी माँ से ही नहीं अपनी दादी से भी पूछ चुकी हैं कि उनके घर में कब ये नया मेहमान आने वाला है। और जैसे ही एक दिन अडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से रूपेश के पास फ़ोन आया कि वे एजेंसी में आ जाएं, सुनकर पूरे घर में उत्सवी माहौल बन गया। रूपेश जयंती अपनी माँ भगवती, भाभी रेवती, अपने पड़ोसी उग्रसेन और दुर्गा को साथ लेकर प्लेसमेंट एजेंसी पहुंच गया। बच्ची के भावी माता पिता जयंती और रूपेश ने अपनी सहमति और स्वीकृति देने के बाद पालन पोषण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद एजेंसी का प्रतिनिधि उन्हें लेकर नर्सरी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जयंती को रह रह कर लगता रहा मानो उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। कुछ कदमों का रास्ता उसके लिए जैसे मीलों लंबा हो गया। एकाएक उसे लगा जैसे उसके शुष्क स्तनों में मातृत्व और वात्सल्य की धारा उतर आई है। जैसे ही एजेंसी का प्रतिनिधि रूपेश जयंती दोनों को लेकर एक कमरे में गया और जाकर एक पालने के पास रुका, जयंती अपने आप को नहीं रोक पाई। उसकी रुलाई फूट गई। प्रतिनिधि ने मुस्कुराकर जयंती की तरफ ऐसे देखा जैसे वो मनी मन कह रहा है, आप तो आज रो रही हैं, हम तो ऐसे क्षणों को देख देख कर आए दिन रोते हैं। प्रतिनिधि ने पालने में कपड़े में लिपटी एकदम शांत और सौम्य गहरी नींद में सोई बच्ची को उठाया और उसे जयंती की गोद में डाल दिया। दोनों हाथों से बने पालने और जिस्म की गर्मी पाकर अबोध मासूम जयंती के सीने से चिपक गई। बच्ची के सीने से चिपकते ही जयंती फपक कर रो पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। रूपेश ने पहले जयंती के हाथों को और फिर पालने की तरफ देखा। उसके बाद उसकी जैसे ही पत्नी से नज़रें मिलीं, उसकी भी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जयंती ने बच्ची को अब रूपेश की गोद में डाल दिया।
बच्ची के स्पर्श से रूपेश के पूरे बदन में जैसे ठंडी लहर दौड़ गई। मुश्किल से दोनों होंठ को दांतों तले भींचकर वह अपने आप को रोक पाया। चलिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अभी हमारे वकील को आपकी तरफ से एक याचिका पेश करनी है। दरअसल बोर्ड ही बच्ची को गोद लेने की मंजूरी देता है। आइए। एजेंसी का प्रतिनिधि रूपेश और जयंती को लेकर नर्सरी से बाहर आ गया। एडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी के वकील ने पहले से तैयार याचिका पर रूपेश और जयंती से हस्ताक्षर करवाए और मुबारकबाद देते हुए बोला, बहुत बधाई आप दोनों को। ऐसा करना, आप दोनों एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर गोद लेने के सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करा देना, बल्कि उसी समय बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर देना। वकील के पास से रूपेश और जयंती बच्ची को लेकर एजेंसी के स्वागत कक्ष में, जहां बाकी के लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चले आए। सामने पतले कॉरिडोर से रूपेश और जयंती को अपनी ओर आता देख भगवती, रेवती और दुर्गा अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पास आने पर जयंती ने गहरी नींद में सोई बच्ची को धीरे से, बिना आहट किए अपनी गोद से भगवती की तरफ बढ़ा दिया। भगवती ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ना जाने क्यों उसके हाथ बीच में ही रुक गए। सास की अप्रत्याशित कार्रवाई पर जयंती सकपका गई। एक पल के लिए उसका चेहरा स्याह पड़ गया कि उसकी सास अपनी इस पोती को क्यों नहीं ले रही है। रूपेश भी इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। मम्मी जी, क्या हुआ? जयंती के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भगवती ने पहले एक महीन मुस्कान उछाली और फिर उसके बाद जयंती की तरफ देखते हुए बोली, बहू, इसे गोद में लेने का पहला हक दुर्गा को है। असली दादी इसकी मैं नहीं, ये दुर्गा है जिसने इस बच्ची को दूसरा और असली जन्म दिलाया है। अभी तक निष्प्रभ खड़ी दुर्गा को जैसे विश्वास नहीं हुआ। जब तक वो कुछ जवाब देती, जयंती ने ये कहते हुए बच्ची दुर्गा की गोद में डाल दी, मम्मी जी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। बच्ची जैसे दुर्गा की गोद में आई, दुर्गा की हिलकियाँ बंद गईं। उम्र के लगभग अंतिम पड़ाव से गुजर रहे शरीर में एक हल्की सी आत्मीय कंपन हुई। उसने सो रही बच्ची को अंक में समेट लिया। इस बीच न जाने कितनी बार उसने बच्ची को चूम डाला। पहले से तैयार होकर आई दुर्गा ने धीरे से अपनी जेब से काजल की एक डिबिया निकाली, जिसे उसने भगवती को पकड़ा दिया। अनुभवी भगवती समझ गई डिबिया देने का अर्थ। उसने बिना कहे उसे खोल दिया। दुर्गा ने अनामिका के पोर में काजल लगाया और बच्ची के माथे पर बड़ा सा टीका लगाते हुए बोली, मेरी पोती को किसी की नज़र न लगे। बच्ची अब भी बेसुध गहरी नींद में है। इसके बाद उसने बच्ची को भगवती को दे दिया। बच्ची को देने के बाद उसने जेब में फिर से हाथ डाला। नून राई से भरी मुट्ठी को 2-3 बार बच्ची के ऊपर फेर कर उसकी बलाएं लेने लगी। उग्रसेन, भगवती, रूपेश, रेवती और जयंती इस मनोहारी दृश्य को अपलक निहारते रहे। किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। सिया, गार्गी और बुलबुल ने अपने दादा के साथ मिलकर पहले ही पूरी तैयारी की हुई थी। रूपेश अपने घर के नए सदस्य को लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, सिया ने सबको दरवाजे पर यह कहते हुए रोक दिया, रुको, अंदर कोई नहीं घुसेगा। इतना कहकर सिया गार्गी को साथ लेकर अंदर चली गई। दशरथ मन ही मन मुस्कुराता रहा। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि सिया को एकाएक क्या हो गया है। सब दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। इस बीच गली में कईयों को पता लग गया कि दशरथ भगवती के घर एक नया सदस्य आ गया है। सब विस्मित हो आपस में एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। जब तक सब अपनी अपनी कल्पना का सहारा लेकर कुछ अनुमान लगा पाते, सबने देखा सिया और गार्गी धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ चली आ रही हैं। सिया ने दोनों हाथों में पीतल की परात थामी हुई है, जबकि गार्गी के हाथों में कांसे की थाली झूल रही है, जिसमें एक तरफ गीली रोली रखी हुई है तो दूसरी तरफ एक छोटा सा जलता दिया मंद मंद मुस्कुरा रहा है। गार्गी के हाथों में झूलती कांसे की थाली का आशय तो दरवाजे पर खड़े लोगों की समझ में आ गया, मगर सिया के हाथों में थमी पीतल की परात में हिलोरे लेते सुर्ख पानी का रहस्य समझ में नहीं आया। इससे पहले कभी इस घर के किसी सदस्य ने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। सिया ने अपनी दादी को संबोधित करते हुए कहा, अम्मा लो, पहले अपनी नई पोती की आरती उतारो। सिया के इतने कहते ही सबको कांसे की थाली का प्रयोजन और महात्म्य समझ में आ गया। सिया की इस समझ पर सबको हैरानी हुई।
भगवती ने अपनी पोती गार्गी से थाली लेकर शिशु की आरती उतारी। आरती उतरने के बाद जयंती आगे बढ़ने ही वाली थी कि सिया ने एक बार फिर टोक दिया, चाची इतनी भी क्या जल्दी है। इतना कह वो रुपेश की तरफ मुड़ी। चाचा, पीहू को अब आप गोद में ले लीजिए। लो, इस मरी सिया ने तो उसका नाम भी धर दिया, दुर्गा हंसते हुए बोली। रूपेश शिशु को अपनी गोद में लेने के बाद मुस्कुराते हुए अपनी भतीजी सिया के अगले निर्देश का इंतज़ार करने लगा। दरवाजे पर खड़ी छोटी सी भीड़ उत्सुकतावश अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगी। चाचा, अब आप पीहू के दोनों पैरों के तलुए को इस परात के महावर घुले पानी में हल्के से डुबोइए, सिया अपने हाथों में थमी परात की ओर इशारा करते हुए बोली। रूपेश ने सिया के निर्देश का पालन करते हुए पीहू के तलुओं को महावर घुले पानी में डुबोया। अब आप इन पैरों की छाप नीचे फर्श पर छोड़िए। रूपेश ने सिया के निर्देशानुसार वैसा ही किया। चाचा, ऐसे ही पीहू के पैरों की छाप फर्श पर छोड़ते हुए आप मेरे पीछे पीछे आइए। रूपेश अपने कमरे तक सिया के हाथ में थमी परात में महावर घुले पानी में पीहू के पैरों के छाप बनाता हुआ पीछे पीछे चलता गया। इस तरह मुख्य द्वार से लेकर आंगन से होती हुई रूपेश के कमरे तक छोटे छोटे पाँवों के सुर्ख निशानों की एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी बन गई। एक ऐसी पगडंडी जिसकी छाप कई दिनों तक घर के आंगन से नहीं मिटी। पीहू के घर में प्रवेश करते ही जैसे खुशियों की किलकारियाँ गूंजने लगीं। सबका जैसे उसको निहारते हुए मन नहीं भर रहा है। इसी बीच घर में चिल्ल पौं से पीहू की आंखें खुल गईं। छोटी छोटी आंखें कौतूहलवश अपने चारों ओर खड़े अनजान चेहरों को इस तरह निहारने लगी जैसे किसी अजनबी कायनात को निहार रही है। इस बार उसे दशरथ ने गोद में ले लिया। दुर्गा जब तक भगवती के घर रही और जब जब उसकी नज़र बच्ची पर पड़ती रह रहकर उसकी आंखें भर आती। पता नहीं फूल सी नन्ही बच्ची को ऐसे भी कहीं फेंकते हुए लोगों को जरा भी दिल नहीं पसीजता है। वो कैसी माँ होगी जो अपने जिगर के टुकड़े को फेंक कर चली गई। दुर्गा ने आंखों को पोंछते हुए कहा। सही कह रही है दुर्गा, यहाँ तो मेरी इन पोतियों के जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो जान सी निकल जाती है, और फिर इस नन्ही सी जान को ऐसे छोड़कर चले जाना सुनकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आने लगता है, भगवती ने दुर्गा का समर्थन करते हुए कहा। फिर दुर्गा जयंती की तरफ पलटी। बहू, बच्ची को पालते हुए भले ही अपने सारे दुख भूल जाइयो, पर इसे कष्ट मत दीजियो। बड़ी होने के बाद इसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये तेरी कोख से नहीं जन्मी है। आंटी, आप बेफिक्र रहो, इसकी गारंटी जयंती क्या मैं ले रही हूँ। मैं इसे अपनी इन तीनों बेटियों की माँ जाई से भी बढ़कर मान दूंगी। रेवती ने जयंती को बोलने का जैसे मौका ही नहीं दिया। बस बेटी, मेरी तुम सबसे यही अर्ज है। इसके बाद दुर्गा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हमारा क्या, हमारा तो बस चला चली की बेला है। दुर्गा का हमारे से तात्पर्य अपने समकालीन और लगभग हम उम्र भगवती और दशरथ से था। चलती हूँ, वे भी सवेरे से अकेले हैं। इतना कहकर दुर्गा जाने के लिए खड़ी हो गई। दुर्गा अभी दरवाजे के पास ही पहुंची होगी कि पीछे से रेवती ने टोका, आंटी 1 मिनट। जाते जाते रुक गई दुर्गा। ये मिठाई तो लेती जाओ। रेवती ने एक कटोरी में 5-6 बर्फ़ी के कतले बढ़ाते हुए कहा। दुर्गा ने कटोरी ले ली और अपने घर चली आई। उग्रसेन और दुर्गा को इतना बड़ा घर जैसे काटने को दौड़ता है। वृद्धावस्था का अकेलापन क्या होता है उसका एहसास इन दोनों को अब होने लगा है। जिस घर का जो आंगन कभी अलग अलग तरह के पदचापों से थिरकता रहता था, अब एकदम उदास रहने लगा है। जिसकी दीवारें तरह तरह की किलकारियों से झंकृत रहती थीं, वे जैसे मौन हो गईं। जगह जगह कोनों में लगे मकड़ियों के जाले और जहाँ तहाँ जम गई धूल पर जब जब उन दोनों की नज़र पड़ती, वे उदास हो उठते। जो नागदत्त और अभय महीना 20 दिन में चक्कर लगा जाते, अब ये चक्कर महीनों में बदल गया। हाँ, कभी कभी पोते ज़रूर चक्कर लगा जाते। देखते ही देखते एक फले फूले घर की रौनक वीरानी में बदल गई। किसी निर्जन तपते रेगिस्तान की तरह दूर दूर तक 2 बूढ़े दरख्तों के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया। घर से औलाद क्या गई, मानो उन दोनों की भूख और प्यास को भी वो साथ ले गई। अब तो बस इसका इंतज़ार रहता कि दोनों पोतों और बेटों में से अब कौन आएगा। वे जब भी अकेले होते अपनी पुरानी यादों की तंग गलियों में विचरना शुरू कर देते।
वैसे हमें वसीयत में इस घर को भी उनके नाम करा देना चाहिए। अचानक पति के मुंह से ये बात सुन दुर्गा को हैरानी हुई कि इतने दिनों के बाद आज कैसे इसकी याद आ गई। दुर्गा समझ गई कि उग्रसेन को अब उसका अकेलापन अखरने लगा है। पति की बात सुनकर एक बार वो भी विचलित हो गई, मगर बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करते हुए बोली, करा देंगे जब समय आएगा। अगर उस दिन बड़ी बहू कौशल्या ये नहीं कहती कि आपके मरने के बाद इस मकान पर किसका हक होगा तो मैं शायद करवा देती, पर अभी रहने दो। वैसे भी हमारे मरने के बाद सब कुछ इनका ही तो है। इतना भी सब्र नहीं है कि जीते जी तो इस मकान को हमारे पास रहने दें। ये तो जैसे हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मरें हम और कब वे इस पर कब्जा करें। देखा नहीं था जैसे आपसे कहा कि जो हमारी सेवा करेगा इस मकान पर उसी का कब्जा होगा। कैसे आपस में दोनों बहुएं झगड़ने लगी थी। मुझे तो इस बात का सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर हम इसे इनके नाम कर भी दें तब भी इनका क्या भरोसा कि वे हमें इस घर में टिकने देंगे भी या नहीं। छोड़ो, जब एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। वे भी तो हैं जो बिना औलाद के गुजर बसर कर रहे हैं। दुर्गा ने एक बार फिर अपने आप को मजबूत बनाते हुए कहा, यह बात तो ठीक है, मगर समाज और दुनिया तो इस बात को नहीं समझती है। वे तो यही समझेंगे कि दो बहू बेटे अगर घर से गए हैं तो कुछ हम में ही कमी होगी। बात कमी की नहीं है, बात भरोसे की है। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि इस मकान को इनके नाम करने पर ये हमें इसमें रहने देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करने से हमारा ये आखिरी आसरा भी जाता रहे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम बहू बेटों की नीयत का तो पता चल गया। रही बात दुनिया की, मुझे नहीं है उसकी चिंता। वैसे भी घर घर की यही कहानी है। पत्नी के स्तर पर उग्रसेन कुछ नहीं बोला। जिनके लिए अपनी जिंदगानी खपा दी, इस गाढ़े समय में एक एक कर सब मुंह फेर कर चलते बने। सिर पर टोकरी ढो ढो कर ये मकान बनाया तो इसलिए था कि आखिरी टाइम सुख चैन से कटेगा। ये पता नहीं था कि यही हमारा दुश्मन बन जाएगा, वरना हम क्यों अपनी देह तोड़वाते। दुर्गा का एक एक शब्द जैसे ओस में भीगा हुआ था। उग्रसेन समझ गया कि इस विषय पर अब बात करने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसने इस पर विराम दे विषय ही बदल दिया। अब तो दशरथ की सबसे छोटी पोती सबसे घुल मिल गई है। इन लड़कों के बजाय तो इस घर में एक आध लड़की ही पैदा हो जाती। देखा नहीं भगवती के घर में कैसी चिड़ियों की सी चहचहाट मची रहती है। रूपेश जयंती की गोद ली हुई बच्ची की चर्चा शुरू होते ही दुर्गा उदास हो गई। सही कह रही है, घर तो बेटियों से ही घर जैसा रहता है। ये तो बर्फ़ की उन शिलाओं सी होती हैं कि जब ये शिलाओं की शक्ल में होती हैं तो देह झुलसाती हवाओं को ठंडे झोंके में बदल देती हैं। जब ये पिघलती हैं तो पानी बन सूखी रेत में मुरझाए पेड़ों से माँ बाप के जिस्म में जान डाल देती हैं। देखना एक दिन यही बेटियाँ दशरथ और भगवती के बहू बेटों को तिराएंगी। तिराएंगी क्या, तिरा चुकी हैं। एक वकील बनने वाली है तो दूसरी डॉक्टर। सुना है छोटी वाली भी पढ़ने में तेज है। वैसे कुछ भी है, किसी अनाथाश्रम से बच्चे को गोद लेना और वो भी लड़की, बड़ी हिम्मत का काम है। अगर भगवती को तू तैयार नहीं करती तो शायद वे इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। मैंने क्या तैयार किया, मैंने तो अपनी औलाद के लक्षणों को देखकर सलाह दी थी, इसीलिए उनकी हिम्मत बन भी गई। पर उन माँ बाप को तो देखो जो मासूम को पैदा करके मरने के लिए आश्रम के बाहर पटक गए। ये तो अच्छा हुआ कि किसी कुत्ता बिल्ली की नज़र नहीं पड़ी। कहते हुए दुर्गा के शब्द भीगते चले गए। इसके बाद देर तक दोनों के बीच एक अकल्पनीय सन्नाटा छाया रहा। वैसे इसका नाम उन्होंने रखा क्या है? उग्रसेन ने सन्नाटे को बींधते हुए पूछा। पीहू। ये कैसा नाम हुआ? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा जैसा नाम रखते। ये उनकी पोतियों ने मिलकर रखा है, नए जमाने के बच्चे जो ठहरे। दुर्गा बोली। चल छोड़, जो रख दिया सो रख दिया, उग्रसेन ने बात समाप्त करते हुए कहा। बातों बातों में उग्रसेन और दुर्गा को पता ही नहीं चला कि कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ जाकर खत्म हुई। कुछ पल चुप रहने के बाद उग्रसेन पुनः बोला, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ऐसा ना करें, एक आध कमरा किराए पर चढ़ा देते हैं, उग्रसेन ने सुझाव दिया। किराया चढ़ाकर हमें कौन सी कमाई करनी है? दुर्गा ने एक तरह से पति का सुझाव खारिज कर दिया। बात कमाई की नहीं है, बात इतने बड़े मकान की है। सारे कमरे वैसे भी तो खाली पड़े हैं, हम दोनों के लिए यही एक कमरा काफ़ी है।
उनके रहने से मकान की साफ सफाई भी होती रहेगी और फिर हमारा समय भी कट जाएगा। देखेंगे, अभी कौन सी इतनी जल्दी है। दुर्गा ने अन्य मनस्कता के साथ उत्तर दिया। लगता है अभी तुझे कुछ उम्मीद है कि शायद उनमें से कोई लौट आए। उम्मीद? देखा नहीं, 2 महीने होने को आ रहे हैं। मजाल है दोनों में से एक भी ये जानने के लिए आया हो कि उनके माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं। शुरू में तो एक आध बार आ भी गए थे। झल्लाहट में शुरू हुई बात एकाएक करुणा में बदल गई। आंखें भर आईं दुर्गा की। आ गया होगा कोई ज़रूरी काम। उग्रसेन ने बात को हल्का करते हुए आगे कहा। इसीलिए तो मैं एक आध कमरा किराए पर चढ़ाने की बात कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हारी बीमारी के चलते किसी दिन अकेले ही चल बसें। अगर भाग में यही लिखा है तो यही सही। पत्नी की जिद के सामने उग्रसेन की एक नहीं चली। वो चुप्पी साध गया। फिर धीरे से बोला, तू तो भगवती की पोतियों में मन बहला आती है, मैं कहाँ जाऊँ? उग्रसेन ने एक तरह से पत्नी से पूछा। दुर्गा से उत्तर नहीं देते बना। उसके चुप होते ही घर एक बार फिर उदासियों से घिरता चला गया। एक बेचैन करने वाला सन्नाटा उन दोनों के बीच फिर से पसर गया। उपन्यास शकुंतला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 5 में।